अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जो है वो इतनी तेज़ी से बदल रही है। बिल्कुल जिस तरह टेक्नोलॉजी नहीं आगे बढ़ रही है और हम उसको कैच अप नहीं कर पाते हैं। एक चीज़ खरीदते हैं और दूसरी दूसरे दिन आई हुई होती है। फिर हम समझते हैं कि हम पीछे रह गए हैं। तो हम रोज़ाना अब आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो अभी वीडियो जो है वो ऑन एयर जाती है तो उस वक़्त तक 2-3 सूबे और गिर चुके होते हैं। तो विकटों पे विकटें गिरती चली जा रही हैं। और अब मेरा ख़्याल है कि किसी को शक नहीं रह जाना चाहिए कि अशरफ गनी की गेम ख़त्म हो गई है। मैंने कल भी आपको कहा था कि गल मुक गई है और अब अमेरिका ने मेरी इत्तलात के मुताबिक जो हमारे दोस्त हैं वहाँ पे वाशिंगटन में, उन्होंने ये बताया कि अमेरिका ने वाक़तन एक सीरियसली एक नए अल्टरनेटिव की तरफ सोचना शुरू कर दिया हुआ है, माइनस अशरफ गनी। और ये जो आज कॉल गई है सेक्रेटरी ब्लिंकन की और सेक्रेटरी लॉयड की, ये इसमें भी ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो इस तमाम सिचुएशन का ज़रा जायज़ा लेते हैं कि ये मामला जा किस तरफ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमारे लिए क्या पड़ेगा, पूरे सेंट्रल एशियन रीजन पे क्या पड़ेगा, चाइना का पर्सपेक्टिव क्या होगा। तो ये सारी का सारा जो है खित्ता, ये किस तरह अब आगे बढ़ेगा, इसका तजिया करते हैं। चलते हैं यूके और बात करते हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और यौम आज़ादी मुबारक। यौम आज़ादी मुबारक जी आपको भी और तमाम अहलियान वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। और ख़ास तौर पे इसलिए कि जश्न आज़ादी के साथ साथ इस दफ़ा हमने ग्रीन पाकिस्तान डे जो है वो मनाना है। तो डॉक्टर शाहिद, ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, ये किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि जो चीज़ हम देख रहे हैं उसमें तो अब ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मे बी कपल ऑफ डेज़। क्योंकि जिस तरीके से वो जा रहे हैं, जिस तरीके से लोग सरेंडर कर रहे हैं। और देखें, ये जो इन्होंने शुरू में एक बड़ा क्लेम किया था कि जनाब हमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए हैं अफ़गानिस्तान में, और फिर हमने ये फ़ौज बना दी है और बड़ी उसकी ट्रेनिंग दी हुई है। वो फ़ौज तो रेत की दीवार से भी गई गुज़री नज़र आ रही है। तो व्हाट डू यू सी एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट व्हाट टू हैपन? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइंदा जब तारीख लिखी जाएगी अफ़गानिस्तान और अमेरिका का किरदार और उसके दोस्तों का किरदार अफ़गानिस्तान में, तो ये बात लिखी जाएगी कि 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा स्कैंडल है, वो अफ़गानिस्तान में हुआ और अमेरिका और उसके तमाम दोस्त उस पूरे स्कैंडल में इन्वॉल्व थे। उसको फाइनेंशियल स्कैंडल भी उसमें शामिल है और उसमें अ, और दूसरे जो लवाज़मात हैं, जो इन्होंने जाली फ्रॉडुलेंट वॉर ऑन टेरर शुरू की एक जाली मैंडेट के साथ। जिस तरह इराक में इन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में पूरा मुल्क तबाह कर दिया और वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे ही नहीं। इसी हाँ, तरह इन्होंने अफ़गानिस्तान में जंग शुरू की। जबकि जो असल जो काम करने वाला था वो तो ये था कि जो 9/11 का जो वाक़या पेश आया है, इनको अमेरिका को उसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। ये देखना चाहिए था कि उनकी 15 से ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज़, सिक्योरिटी एजेंसीज़ बिलियंस ऑफ डॉलर के बजट के बावजूद वो क्यों फेल हो गई? यूएस एयर फोर्स क्यों फेल हो गई कि वो जहाज़ उड़ते फिर रहे थे और उन्होंने आके ट्विन टावर्स पे भी मार दिया और पेंटागन पे भी मार दिए जहाज़। तो ये सारे वो सवालात हैं जो पाकिस्तानी मीडिया भी नहीं करता और इंटरनेशनल बाकी जो वेस्टर्न मीडिया है वो तो ऑलरेडी उनके साथ जी, जी। एम्बेडेड था। उसको तो हुँ, हम ब्लेम नहीं करते क्योंकि वो तो पार्ट ऑफ द होल गेम था। लेकिन बहरहाल हमारा इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों का तो ये हक बनता है कि हम ये सवाल ज़रूर करें उनसे। और पाकिस्तान एज़ अ विक्टिम ऑफ दिस वॉर ऑन टेरर, ओवर 150 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ, 70,000 सिविलियंस हैव बीन किल्ड, thousands of Pakistani soldiers and civil and injured and died in this fraudulent war. हुँ। उसके बारे में इन्होंने आज तक कभी सवाल नहीं किया, ना पाकिस्तानियों ने किया, ना पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट कभी करता है। तो ये तो इसका इंट्रो मैं देना चाहता था कि बड़ा ज़रूरी है। हुँ। दूसरी बात ये है कि जो मुसाफिर होते हैं, द गेस्ट्स ऑलवेज़ गो। आज चले जाएँ, कल चले जाएँ, तो वो जो तालिबान ने एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ कहा था, एक कहावत कही थी कि इफ द घड़ियों वाला। अमेरिकन्स गॉट द वॉचेस, वी हुँ। गॉट द टाइम। हुँ। अगर अमेरिकियों के पास घड़ियां हैं तो हमारे पास वक्त है, हम लड़ते रहेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो उन चीज ने साबित किया है और उनकी हिस्ट्री भी यही कि है, कोई नई बात तो नहीं है उनके लिए। बात बात हिस्ट्री की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि जब आप एक चीज गलत जगह पे पांव रख दें और फिर तवक्को करें कि उसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा, तो वो ऐसा होता नहीं है।
जो अफ़गानियों ने अमेरिकनों के साथ किया, अमेरिकनों ने जो नेटिव इंडियंस के साथ किया, या अमेरिकनों ने जो नॉर्थ अमेरिका के मुल्कों में जो इन्होंने ज़ुल्म-ओ-सितम किया, क्योंकि वो लोग खड़े नहीं हुए, वो लड़े नहीं। जबकि हुँ, अफ़गान जो थे वो हमेशा लड़ते रहे हैं, और वो अपने एक छोटी-सी AK-47 से भी लड़ते रहे। अ, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई भी जो एक समझदार जनरल होता है, वो तो अपना जो डैमेज कंट्रोल करता है, लॉसेस को कट करता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे जनरल मैक्रिस्टल जो था, उसने अभी 4-5 दिन पहले हमने भी वो खबर लगाई है, उसने कहा कि वॉर ऑन टेरर जो थी वो वाज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, और एक बिल्कुल फ्रॉडिया किस्म का वो। और मैक्रिस्टल वो जनरल था जिसने ओबामा के ज़माने में क्वेश्चन किया था इस वॉर को, जिसकी वज़ह से ओबामा ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया था अफ़गानिस्तान से। हुँ, और मुझे खुद अच्छी तरह याद है, जब मैं जब ये 2006 के बाद की बात है मेरे ख्याल से, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी यहाँ पे, तो इन्होंने नेटो फोर्सेस को कह रहे थे कि जी आप ऑपरेशन करें नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, पाकिस्तान करे। और तो उस वक़्त नेटो ने अपनी असेसमेंट दी थी कि हमें 5 लाख सोल्जर्स चाहिए अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज़ करने के लिए। और हाँ, जबकि इनके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रूप्स 160,000 थे। तो मैंने सवाल किया, ये कसूरी, ये अपना जो शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी के उसमें खारजा होते थे उस ज़माने में। तो मैंने इनसे IISS में यही कहा था, मैंने कहा अगर इनको बहुत शौक है वज़ीरिस्तान में भी आने का, तो आ जाएँगे, सो बी इट। हुँ, अगर इनको जूते खाने का इतना ही शौक है तो फिर ठीक है। लेकिन मामला ये है कि अमेरिका ने की जो पॉलिसी थी वो अब मुल्कों को फ़तह करने पर नहीं है। अब उनका मकसद मुसलमान मुल्कों को स्पेशली तबाह-ओ-बर्बाद करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना, उनको सालों पीछे धकेल देना। ये उनका पूरा मामला था। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका को जो शिकस्त हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो बकौल जनरल हमीद गुल, अमेरिकन एम्बेसडर ने स्टेट डिपार्टमेंट को एक रिपोर्ट लिख के भेजी। उसने कहा कि हम अमेरिका में फ़तह नहीं हासिल, अफ़गानिस्तान में अमेरिका कभी जीत नहीं सकता जंग, क्योंकि नंबर 1, अफ़गानिस्तान में कोई मिडल क्लास नहीं है, जो हुँ, हमारे लिए कोलैबोरेटर का रोल अदा करे। और दूसरा उसने कहा कि एक अफ़गान है, वो एक शलवार कमीज़ बनाता है, एक जूता पहनता है, वो उस वक़्त तक पहन ही जाता है, वो जूता भी और कपड़े भी, जब तक वो फट नहीं जाते। तो हाँ, हम उसको किसी तरीके से कन्विंस नहीं कर सकते कि वो हमारा, आज आपने वो तस्वीर देखी होगी कि वो करोड़ों रुपए का हेलीकॉप्टर तबाह करने के बाद उसके सामने बैठ के वो तरबूज खा रहे हैं वहाँ पे। हाँ, तो हाँ, ये एक कौम की जो अ, हमीयत है, और एक उनकी जो गैरत है, ये उसकी अलामत है। पाकिस्तान में जो मिनरल वाटर का, हमारी तो एलीट सारी की सारी करप्ट हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, वो उसको अब, वो तो बिक चुकी है सारी एलीट। 22 करोड़ मुल्क को सिर्फ 4-5 हज़ार लोगों ने हाईजैक किया हुआ है, और 4-5 हज़ार लोग उसको बेच रहे हैं, नोच रहे हैं, लूट रहे हैं उसको। और बाकी जो 22 करोड़ के अलावा जो अवाम है वो बैठ के देख रही है। इसमें आपके पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसमें जर्नल्स भी हैं, इसमें बिजनेसमैन भी हैं। अब आते हैं आपका जो अफगानिस्तान में जो आज हो रहा है, ये तो होना ही था ऐसा। आज ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी ने भी बयान दिया है कि जी अमेरिका ने पुल आउट करके बहुत गलती की है। बात ये है कि अमेरिका का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना तबाह बर्बाद हो चुका है, पुल, रोड्स, कि उसकी कॉस्ट हाँ, 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर तक है। कि पिछले 50 साल में इन्होंने अपने मुल्क की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, हाँ, जंगें ही करते रहे हैं। और उन जंगों के नतीजे में जो लोग मुनाफा कमाते रहे हैं, वो कंपनी है वॉल स्ट्रीट की, जो असला बनाने वाली कंपनियां थी, जो इंश्योरेंस कंपनियां थी, जो असला बेचने वाली कंपनियां थी, उन्होंने वो सारा माल लूट के ऑफशोर बैंक्स, सेफ हेवन्स में वो जमा करा दिया। और अमेरिका के अंदर ये हालत है कि हजारों की तादाद में जो उनके वेटरन्स हैं, उन्होंने खुदकुशियां की हैं। हाँ, अब इराक से और अफगानिस्तान से वापस आने के बाद हजारों की तादाद में उनके लोग होमलेस हैं, दे आर ऑन द स्ट्रीट। मैं हुँ, वेटरन्स की बात कर रहा हूँ, जो फॉर्मर सोल्जर्स हैं उनकी बात। हाँ, हाँ, हाँ। सुसाइड रेट लेकिन उनके सोल्जर्स में लेकिन बहुत लेकिन ज्यादा लेकिन हाई है। डॉक्टर साहब इसमें अब सूरत-ए-हाल जो बन रही है, जो सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक तो ये चीज़ तय हो गई कि अशरफ गनी इज़ गॉन। वो तो अब मेरा ख़्याल है कि इट्स अ मैटर ऑफ विदिन फ्यू आवर्स मे बी। और दूसरी बात ये तय हो गई कि तालिबान की हुकूमत आ रही है। चाहे वो
इंक्लूसिव हुकूमत हो, सारों को लेके साथ चलें या उनकी अपनी हो, ये उनकी मेहरबानी होगी कि वो साथ लोगों को भी बिठा लें। लेकिन अब मुझे बताएँ कि सिनेरियो क्या बनेगा? चाइना ने ये कह दिया है, अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, चाइना ने ये सोच लिया हुआ है कि हम नई जो भी हुकूमत तालिबान की आएगी उसको तस्लीम कर लेंगे। चाइना तस्लीम करेगा तो ऑब्वियसली सेंट्रल एशिया के सब बाकी रीजन्स के लोग करेंगे, फिर रूस करेगा, फिर पाकिस्तान भी करेगा, बाकी लोग भी करेंगे, अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर आएगा और आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लगता है कि वो भी कर लेंगे। तो क्या सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, बरतानवी डिफेंस सेक्रेटरी ने ये 2-3 हफ्ते पहले बात कही थी कि अगर हाँ, काबुल में तालिबान की हुकूमत आती है तो बरतानिया उनके साथ काम करेगा। तो बरतानिया ने अपना 200 साल का एक्सपीरियंस अफ़गानिस्तान का रखते हुए सामने ये फैसला किया है कि वो जो भी आएँगे जो जीतने वाला विक्टोरियस आएगा वो उनके साथ काम करेंगे, दे विल कोऑपरेट विद देम। और यही एक राइट वे ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर ब्रिटानिया भी टोटली उस रीजन से बाहर हो जाएगा और बाहर हो अमेरिका जाएंगे। तो हो ही रहा है। और यही यही और वजह है ऐसी यही वजह सूरत है जो में आप बात कर रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो यही है कि बैंड वैगन पे अगर ये लोग नहीं चढ़ेंगे, तो इनके लिए मसाइल हो जाएँगे और ख़ास तौर पे ये जो अशरफ गनी ने पिछले हफ्ते कहा था ना कि जी इंडिया आए और हमारे लिए एयर पावर यूज़ करे और यहाँ पे स्ट्राइक्स करे। इंडिया ने क्यों नहीं की? इसी वजह से नहीं की कि उनको पता है कि ये असेंडेंसी में है, तालिबान की हुकूमत आ जानी है। अगर हमने आज कोई इस तरह की हरकत की तो हमें नहीं छोड़ेंगे। देखिए, इंडिया का जो हाल है वो तो अगर मैं उर्दू में या कहना हम इंडिया का तो बहुत कुत्ते वाला हाल हो रहा है कि इतना पैसा लगवाने के बावजूद उसका जो है ना बिल्कुल उसको कोई वो नहीं, क्योंकि जब आप गलत घोड़े पे शर्त लगाएँगे तो फिर वो हुँ, आपको नुकसान ही होता है ना उसका। और आप गलत यानी पाकिस्तान को ज़िच करने के लिए, पाकिस्तान को अनस्टेबल करने के लिए उसने जो पॉलिसी इख्तियार की आज से 20 साल पहले, और उसको मोदी जैसे फ़ाशिस्ट ने अजीत डोभाल के साथ मिलके उसको कंटिन्यू रखा। उसकी वजह से जो तालिबान है वो तो इस चीज़ को सामने रखेंगे और जो रीजनल पावर्स हैं रशिया जैसे है, चाइना जैसे है, वो भी इसको सामने उनको भी पता है कि इंडिया इज़ अ स्पॉइलर इन दिस रीजन। और अफ़गानिस्तान में इंडिया का जो रोल है वो सबके सामने अयां हो गया है। तो जब आप जिनको ये जो गनी एंड हमदुल्ला ये सब लोग तो प्रोस्टिट्यूट्स हैं बेसिकली ऑफ द इन्वेडर्स। तो ये जब नहीं रहेंगे तो इनके जो हवारी हैं, तमाशबीन जो हैं, उनको कौन लिफ्ट कराएगा वहाँ? तो इस वक़्त अमेरिका को अगर मैं एडवाइस करूँ अमेरिका को तो वो ये है कि अमेरिका को अब अपनी बूट उतार के तो सिविलियन पॉलिटिकल कोलैबोरेशन की तरफ रोल करना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहिए। जितना पैसा अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में जंग में खर्च किया है, हुँ। अगर इससे आधा पैसा वो अफ़गानिस्तान के लोगों की फलाह व बहबूद पे लगा देते, तो शायद अफ़गानिस्तान हमेशा के लिए अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा एक फ्रेंडली कंट्री हाँ, के तौर पे सामने आता। लेकिन अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने जो उनको पट्टी पढ़ाई और उसमें सबसे बड़ा जो मामला था वो ये था कि उनकी इस्लाम से नफ़रत, उनकी मुसलमानों से नफ़रत, हाँ, हाँ। उसमें उन्होंने हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हम लोगों को डिस्प्लेस किया, रेफ्यूजीज़ क्रिएट किए। असल पाकिस्तान में में जो ये आईडीपी जो आप पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहे हैं ना, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, वो किससे यानी उनकी ड्राइविंग फोर्स क्या होती है? मैं आपको बताऊँ डॉक्टर शाहिद एक इनके कर्नल हुआ करते थे, बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट आदमी था कर्नल जॉन बॉयड। उसने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। उसमें वो ये कहता है कि ये जो पेंटागन है ना, लोग कहते हैं जी कि पेंटागन डज़न्ट हैव अ स्ट्रैटेजी। उसने कहा नहीं, पेंटागन की स्ट्रैटेजी है, दे हैव द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है कि डोंट इंटरप्ट द मनी फ्लो। जो मनी फ्लो है ना, वो आना चाहिए, बाकी सब कुछ खैर है। बल्कि वो कहता है डोंट इंटरप्ट द मनी फ्लो, ऐड टू इट। तो अब ये जो जहाँ पे ये मकसद ही ना हो कि हमने जंग जीतनी है या हारनी है, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये हो कि पैसा बनाना है और चंद जर्नैलों ने बनाना है और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स ने बनाना है, तो वहाँ पे तो फिर यही अफ़गानिस्तान ही आएँगे ना, बाकी और कभी इथियोपिया आ जाएगा, कभी सोमालिया आ जाएगा, कभी पाकिस्तान आ जाएगा, कभी यही जंगें होती रहेंगी। देखें, इसमें एक और चीज़ भी शामिल कर लें आप अपनी थ्योरी में, ये मेरी थ्योरी है अगर आप इसको कहें तो, कि ये जो मौजूदा जंगें हो रही हैं पिछले 20 साल में, ये जंगें हो रही हैं कॉलोनियलिस्टों में और उन मुल्कों में जहाँ पे उनकी फॉर्मर कॉलोनीज़ रही हैं। हुँ, जापान ने बहुत सारे मुल्कों को कॉलोनाइज़ किया जिसमें चाइना शामिल है। हाँ, जापान इस वक़्त क्वाड का हिस्सा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका शामिल है।
तो ये इंडिया ब्रिटानिया की कॉलोनी रहा है, पाकिस्तान की रहा है, तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये ताकत हमारे हाथ से निकलती जा रही है। अफ्रीका में जो चीन की इन्वेस्टमेंट है, अफ्रीका में तुर्की भी जा रहा है, फ्रांस ने जो जुल्म सितम किया, फ्रांस भी माफी मांग रहा है अफ्रीका में, जर्मनी ने भी नबीबिया से माफी मांगी है। तो इन्होंने जो कॉलोनियल माइंडसेट के साथ फिर उन्होंने जो नियो कॉलोनियलिज्म शुरू किया कि मुल्कों पे हाँ, कब्जा करने के बजाय उनकी दौलत लूटनी शुरू कर दी हाँ, ऑफशोर बैंक्स की शक्ल में। फिर उनको मजीद दबाने के लिए इन्होंने फेटफ जैसे फ्रिवलेस और जाली किस्म की तंजीमें बनाई, मुसलमान यानी मुल्कों को यानी जो लिस्ट है फेटफ के अंदर जिन मुल्कों की उसको उन्होंने लिस्ट में बनाया हुआ है, उसमें ऑफशोर ममालिक जो है उनका नाम ही नहीं है। यानी जो हम्म, उन मनी लॉन्ड्रिंग के, उस टेररिस्ट फाइनेंसिंग के जो मेन बेनिफिशरीज हैं, स्विट्जरलैंड का भी नाम नहीं है उसके अंदर। तो इससे हाँ, साबित होता है कि ये जो फेटफ टाइप, आईएमएफ बैंक, वर्ल्ड बैंक टाइप जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये न्यू कॉलोनियलिज्म के टूल्स हैं। बोल रहे हैं, ठीक। तो इस वक्त सिचुएशन ये नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉलोन जो जो नियो कॉलोनियलिस्ट के एजेंट्स हैं, उनके और जो मुहब्ब वतन फोर्सेस हैं, उनके दरमियान में जंग शुरू हो गई। यानी ये जो लेकिन नून लीग ये है, कितना नंबर्स, अगर आपसे नंबर्स पूछे जाएं, ये जो आपने कहा कि एक तरफ कॉलोनियल फोर्सेस हैं और दूसरी तरफ जो जेन्युइन तबका है हमारा, इसमें क्या है? क्या लॉपसाइडेड है ये सारा सिलसिला, ऐसे करके हुआ हुआ है, या बाकायदा बहुत बड़ी तादाद है उनके एजेंटों की भी? पाकिस्तान में तो उनके एजेंटों की अच्छी खासी तादाद है। जैसे मैंने बताया था कि 1947 से लेके हम्म, और 2001 तक 200-300 के करीब फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स के लिए पाकिस्तानी गए थे। लेकिन 2001 से लेके ऑनवर्ड तकरीबन को 500 के करीब, इफ रफली, मैं एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, तकरीबन हम्म, 400-500 के करीब फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए पाकिस्तानी जो है वो गए हैं। इसी तरह चीवनिंग स्कॉलरशिप पे लोग आए हैं। यूके में तो आते हैं। चीवनिंग स्कॉलरशिप में और फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में तो आपकी पाकिस्तान की फौज के लोग भी होते हैं, हम्म, पुलिस के लोग भी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी होती है, इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं, जर्नलिस्ट भी होते हैं। तो ये जो आपके जर्नलिस्ट हैं, जो बड़े गीत गाते हैं बैठ के जमहूरियतों के, अ, इनको 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 यूरोप का या उनकी जमहूरियतों का बिल्कुल नहीं पता। कल मैं एक प्रोग्राम में कह रहा था कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी विदाउट ए प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज मीनिंगलेस। हम्म, उसकी कोई हैसियत नहीं है। एंड अगर आप अकाउंटेबिलिटी। अफगानिस्तान में जमहूरियत ले आए लेकिन वहां पे कोई गवर्नेंस ना हो, तो उसमें सोमालिया वाला हाल होगा, उसका उसका इथियोपिया वाला हाल होगा। बट ये यूरोप में और बर्तानिया समेत ये किंगडम है, हमारे पास किंग और क्वीन है। इसी तरह यूरोप के बहुत सारे ममालिक, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इस तरह के और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे बादशाहते हैं, जहाँ पे लेकिन किंग्स गवर्नेंस है। क्वींस है, वो बड़े आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी अवाम को डाइट प्लान पे रखा हुआ है कि अगर हमने इनको तंग किया तो कहीं ये इनकलाब ना आ जाए। इस हम्म, वजह से उन्होंने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। यानी बरतानिया में, मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि 20 बरतानिया के जो वजीर आजम हुए हैं वो एक ही स्कूल से आए हैं। यहाँ का जो ईटन स्कूल है, एलीट स्कूल है, यानी 20 प्राइम मिनिस्टर उस स्कूल से आने का मतलब ये है कि बरतानिया में भी एक एलीट सिस्टम मौजूद है। हम्म, और वो एलीट जो है उन्होंने एक तबके को जो है ना वो रखा हुआ है एक खास हद तक। और इसी वजह से जो टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं उनकी तादाद बरतानिया में कम हो गई है पिछले 10 साल में। हम्म, और जो बेनिफिट फ्रॉड को पकड़ने वाले लोग हैं, जो वो छोटे ज्यादा छोटे को 20 100 पाउंड का फ्रॉड करता है, तो उसको पकड़ने वालों की तादाद उन्होंने ये जो बढ़ाई। पाकिस्तान में जो एजेंट आप कह रहे हैं, ये जो हैशटैग चलाते हैं, ये जो सैंक्शन पाकिस्तान को फॉरवर्ड करते हैं और आगे लेके जाते हैं, इनको कैसे टैकल किया जाएगा फिर? ये स्टेट तो कई दफा इनके सामने बिल्कुल झुक जाती है, कुछ कुछ नहीं कर पाती। देखें, जो स्टेट होती है वो बहुत, उसके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं इन ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के। हमारे पास बरतानिया में हमने देखा, इराक इंक्वायरी हुई टोनी ब्लेयर के खिलाफ, कुछ भी नहीं बना उसका। हम्म, चिलकॉट इंक्वायरी हुई, 2-2 3-3 साल चलती रहती है इंक्वायरी, उसका कोई हल नहीं निकलता। लेकिन अगर स्टेट चाहे, जूलियन असांज को इन्होंने पकड़ना था, इन्होंने हाँ, जो उस एक्वाडोर को $2 बिलियन इन्होंने एड दी, उस एम्बेसी से इन्होंने गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया ला के। तो इस हाँ, तरह जब अगर स्टेट चाहे करना, और मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में होम्योपैथिक जो लोग डरते, मेरे ख्याल से जो डरपोक है
उनको तो फौज भी छोड़ देनी चाहिए और पुलिस भी, और ये सारी चीजें। इस वक्त पाकिस्तान में जो है ना, बहादुर लोगों की जरूरत है जो फैसला कर सके। और ये जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ ये ट्रेंड चलाते हैं, इनको जूते मारने चाहिए। ये क्या तरीका हुआ कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे स्टेट को डैमेज करना शुरू कर दो। और मैं ये लेकिन वो आपके साथ में दूसरे इदारे भी तो आ जाते हैं ना, कि जो जूते मारेंगे तो वो कहेंगे जी कि आज़ादी सहाफत, आज़ादी इजहार, ये सारी चीजें टूल्स आप खुद ही तो बता रहे हैं कि ये टूल्स हैं उनके। सर बात यह है कि अगर आप आजादी साहब, ये जितने बड़े चौधरी बनते हैं ना, ये अपने मोहल्ले के एक ड्रग डीलर के खिलाफ खबर नहीं लगा सकते। आपने कभी सुना है इन बड़े बड़े जर्नलिस्टों से, इन्होंने कभी मलक रियाज के बैरिया टाउन की करप्शन पे खबर लगाई कि उसने कितनी बड़ी करप्शन की है पाकिस्तान के अंदर? तो इनकी भी, ये इनका चलो सारा नौकरी जोर छूट फौज जाएगी। पे चलता है, आईएसआई पे चलता है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर स्टेट फैसला कर ले, इनको पहला तरीका होता है, पहले जुबानी समझाया जाता है। अगर नहीं समझाया जाता तो फिर, जैसे वो हजरत मीर माविया ने कहा था कि जहाँ पे मुझे कोड़ा इस्तेमाल करना होता है वहां मैं तलवार इस्तेमाल नहीं करता, और जहाँ पे मेरी बात हाँ, जुबान से हो जाती है वहां मैं कोड़ा इस्तेमाल नहीं करता। तो इनको भी फैसला कर, ये दो दो टके के चौधरी जो है ना, ये कहाँ से उठ के आ गए जो बकवास करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो इनके लिए तो पाकिस्तान की अवाम ही काफी है। बाहर के लोग तो वो तो अपनी जगह पे हैं। ये अहमद मीर टाइप जो लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जिस मुल्क ने तुम्हें इतना कुछ दिया, तुम होंडा 70 से जो है ना मिलियंस तक पहुंच गए हो हमारे साथ, हमें पता है सब कुछ। और तुम मुल्क के एक गवर्नमेंट के खिलाफ आप जो मर्जी बोले, वो सही गलत हो सकती है, लेकिन जब आप, और मरियम नवाज को जो इन्होंने डॉन लीक्स में जो जिन लोगों ने उसको रिलीफ दिया आर्मी एक्ट लगाने के बजाय, उनको भी शर्म आनी चाहिए। अब उसको भी, उसको कैचअप करना चाहिए, उसको जेल में डालें, क्योंकि जो बेल कंडीशन थी मरियम नवाज की वो तो खत्म हो गई। बाप की देखभाल करने के लिए आई थी, बाप तो 2 साल से लंदन में बैठा हुआ है, मीठा। तो उसको अंदर करें जेल के, उसको सजा याफ्ता है वो। जब बेल कंडीशन आप खत्म हो जाए, एक जिस बात पे आपने बेल ली हो, तो उसको शी नीड्स टू गो बैक टू द प्रिजन। ये तो कम से कम कर सकते हैं ना। ये क्या तरीका हुआ कि जो लोग पाकिस्तान को गालियां निकालते हैं, अयाज सादिक, जावेद लतीफ, मरियम नवाज, आपने उनको खुली छुट्टी दी हुई क्योंकि वो पंजाबी सूबे से ताल्लुक रखते हैं। अगर पीटीएम वाले ये बात करते हैं, तो फिर आपको तो आप तकलीफ होती पीटीएम वालों के फुल फ्लैज आप चढ़ाई कर देते हैं, आप उनको कहते हैं कि ये स्टेट के खिलाफ कर रहे हैं। तो है। हाँ, पीटीएम में और नून लीग में क्या फर्क है जी? ये कोई मुझे बता दे, कोई समझदार बंदा, कोई वो सियाना बंदा इसलिए कि अगर वो मुझे आज समझा। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है ना, उन्होंने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जी, आपका क्या मजाल है कि आप हमें एंटी स्टेट कहें, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, आ शाहिद खान अब्बासी तो एक बड़े अफसोस के साथ कहना है, एक जाहिल आदमी है। आज ही मैंने आपको वो खबर भेजी है जिसमें नवाज शरीफ जो है वो ताजिकिस्तान में कासा 1000 का इफ्तिताह कर रहा है, उसके पीछे जो नक्शा जाए। लगा हुआ है उसमें हाँ, कश्मीर उसमें जो है कश्मीर वो इंडिया की। इंडिया का हिस्सा दिखाया। नवाज शरीफ ने तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये नक्शा ठीक करें। क्या नवाज शरीफ अंधा था, उसको नजर नहीं आ रहा था कि जो पीछे मेरा नक्शा लगा हुआ है इसमें कश्मीर इंडिया का हिस्सा दिखाया? उसने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो शायद खाकान अब्बासी तो एक नौकर आदमी है बेसिकली। ये इनके साथ बंदा के कोई डिबेट नहीं कर सकता। ये कोई बात पॉलिटिकल नहीं वर्कर्स तो नहीं है कि जिनके हाँ, साथ आप बैठ गए, तो मुलाजम है नून लीग के। तो इनको ये उनके बच्चों के सामने पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं, तो इनके साथ आप, इनकी कही हुई बात की कोई वैल्यू नहीं है। यानी अगर कोई भी पॉलिटिकल बंदा जहन रखना हो या डेमोक्रेटिक जहन रखने वाला बंदा हो, वो ये कहता है कि आप उनको झूठा कह रहे हैं। आपका तो जो आपका लीडर है नवाज शरीफ, वो इतने झूठ बोल के अभी तक झूठ बोली जा रहा है, वो गलत रिपोर्टें सबमिट करी जा रहा है, अदालत का वो मुजरिम है। और आप जो है वो बीमार आदमी है डॉक्टर साहब, बीमार जितनी आदमी, यार क्या हो गया आपको, थोड़ी सी राहत दें ना उनको। जितनी करप्शन देखें, जितनी करप्शन हुई है, जितनी करप्शन के केसेस चल रहे हैं, उसमें किसी एक केस में भी नून लीग के खिलाफ मुकदमा नहीं है। वो इन लोगों के नाम मुकदमा है, इंडिविजुअल्स के नाम केसेस है। तो ये जो पॉलिटिकल वर्कर है इनके, ये आगे क्यों उनको डिफेंड करते हैं? जब एक भाई आदमी के खिलाफ एक नून जुर्म लीग और नवाज मुकदमा शरीफ में कोई होता फर्क है तो तो नहीं वो है उनको ना। डिफेंड करते हमारे यहाँ नून लीग और नवाज शरीफ में कोई फर्क नहीं है। नून लीग जो है वो नवाज शरीफ है, और नवाज शरीफ जो है वो नून लीग है। हैं। तो बस ठीक है, फिर आप जमहूरियत का डुबाता ना ओढ़े, आप कह दें कि ये लिमिटेड कंपनी है, हम इसके मुलाजम है, हम भी आपको वैसे ट्रीट करेंगे। अब आप एक तरफ जमहूरियत जमहूरियत करी जाते हैं, दूसरी तरफ आप नौकरियां करते हैं उनकी। तो यही हाल बिलावल चलें, जरदारी का भी है, उसके लोग भी इस ऐसे ही पे इस पे हम चर्चा करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ये जो मामला है अफगानिस्तान का, ये कंटिन्यूइंग है, डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह नाजरीन आपके साथ रब्ता रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ।
मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेच रहो, तू दानी हिसाब कम हो बेशर। मुझे इस रक्सना को डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।